नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको यहाँ पर धांसू जो है राजस्थान की जीके या फिर इंडिया की जीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल हमने राजस्थान के भूगोल में आंतरिक प्रवाह की नदी में घग्गर नदी को लेकर के बात की थी। आज अपन उससे आगे की बात करेंगे। घग्गर नदी के बाद में नेक्स्ट कौन सी नदी बढ़ेंगे, तो आज पढ़ेंगे हम कांतली नदी। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कांतली नदी, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांतली नदी की अगर हम बात करते हैं, कांतली नदी कहाँ से निकलती है, ध्यान रखना है। कांतली नदी का उद्गम होता है सीकर जिले से। और सीकर में कहाँ से होता है? सीकर में एक पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो भी मैं बताता हूँ। ये पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियाँ। और खंडेला की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पर पड़ती है? सीकर जिले में पड़ती है, सीकर में। तो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से ये नदी निकलती है कुछ इस प्रकार से, और निकलने के बाद सीकर में प्रवाहित होती है और झुंझुनू में जाती है, और झुंझुनू में जाकर के चूरू की सीमा से पहले ही ये नदी विलुप्त हो जाती है। तो क्या क्या घटनाएं इस पर घटित होती है वो चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। देखिए, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकली। एक चीज़ आप यहाँ पर लिख लेना, खंडेला जो है, ये खंडेला गोटे के लिए भी प्रसिद्ध है। कल्चर का क्वेश्चन बनता है, गोटे हेतु प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर गोटे के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लिख ले, आपके काम की चीज़ है, कल्चर में पूछा जाता है। दोस्तों ये बहती है और यहाँ सीकर जिले में एक स्थान है, एक तहसील है सीकर की, जिसका नाम है नीम का थाना। क्या नाम है? नीम का थाना। नीम का थाना सीकर में इस नदी पर हुई एक सभ्यता विकसित हुई, और उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। क्या नाम है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। ध्यान रखना है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी है। ध्यान रखना है क्या है, तो ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन। और सबसे प्राचीन होने के कारण इसको क्या कहते हैं? इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी या माँ कहते हैं। जननी या माँ कहते हैं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जो है गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने के कांटे, तांबे के क्या मिले हैं? तो तांबे के मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे, पत्थर के बांधों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो तांबे की हम बात कर रहे हैं, तो तांबे के मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से मिले हैं। और इसी सभ्यता को, किसको? गणेश्वर को। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यह नदी सीकर के बाद झुंझुनू में जाती है। कहाँ पर जाती है? झुंझुनू में जाती है, और झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। दोस्तों कहाँ जाती है? तो ये झुंझुनू में जाती है और झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है, यानी कि झुंझुनू के मध्य से प्रवाहित होती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है, और दो भागों में बांटती हुई जाती है और यहाँ पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर जाकर के विलुप्त होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, चूरू की सीमा पर। कौन सी सीमा पर? चूरू की सीमा से पूर्व
चूरू में प्रवेश नहीं करती है और चूरू की सीमा से पहले ही ये विलुप्त हो जाती है, क्योंकि चूरू और बीकानेर दो तो ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई नदियाँ ही नहीं बहती। तो ध्यान रखना है, चूरू की सीमा से पहले ही ये विलुप्त हो जाती है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस अपने बन सकते हैं देखिए फिर से। कातली नदी, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से इस नदी का उद्गम होता है। खंडेला जो गोटे के लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद ये पहुंचती है नीम का थाना तहसील में, जहां पर इस पर एक सभ्यता विकसित हुई जिस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। और ये गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है, जो सबसे प्राचीन, या फिर यूँ कह सकता हूँ कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश्वर। इस कारण इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली या माँ कहा जाता है। तांबे की यहाँ से जो है मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे का पुरातत्व, माफी चाहूँगा, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद नदी जाती है झुंझुनू में। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, यानी कि झुंझुनू को मध्य से प्रवाहित होती है और चूरू की सीमा से पहले ही ये नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका प्रवाह क्षेत्र वो क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। प्रवाह क्षेत्र उसको हम तोरावाटी कहते हैं। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो तोरावाटी कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। क्लियर? तो ये थी हमारी कातली नदी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अगली नदी के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अगली नदी के बारे में बात करते हैं। और अगली नदी कौन सी है? आ जाइए एक बार फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही शानदार नदी है और वहाँ से भी एग्जाम में जो है अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। कौन सी नदी है? तो रूपा रेल का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। और रूपा रेल नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, बहुत ही अच्छी, या फिर यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको लेकर के हम जो है अभी चर्चा करने वाले हैं। आइए बात करते हैं रूपा रेल। रूपा रेल नदी दोस्तों, रूपा रेल नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसको लसवारी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लसवारी नदी। दोस्तों, इसी नदी को वराह नदी भी कहते हैं। वराह नदी, तो ध्यान रखना है, तीनों इसी के नाम हैं, लसवारी नदी, वराह नदी और रूपा रेल। यह नदी कहाँ से निकलती है सर? तो ये नदी मेरे दोस्तों यहाँ से निकलती है। ये एक पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों की बात करें तो ये अलवर ज़िले में स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अलवर ज़िले की थानागाजी तहसील में, अलवर ज़िले की थानागाजी तहसील में, थानागाजी तहसील में उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ। देखो, अगर आपसे पूछे कौन से ज़िले से निकलती है? अलवर से। अलवर में कौन सी तहसील? थानागाजी। और थानागाजी तहसील में कौन सा स्थान? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और यहाँ से उद्गम होने के बाद यह नदी प्रवाहित होती है और भरतपुर की ओर जाती है। कहाँ जाती है? भरतपुर की ओर जाती है दोस्तों। तो अलवर में प्रवाहित होती है। अलवर में इस नदी की बात करें तो यह नदी एक अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। और उस अभ्यारण्य का क्या नाम है? तो कभी कभी पूछा जाता है, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या नाम है उस अभ्यारण्य का दोस्तों। ये एक अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है और इस अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो उस अभ्यारण्य का नाम है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, जो एक बाघ परियोजना भी है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, जो अलवर में है और ये राजस्थान की एक बाघ परियोजना भी है। तो ध्यान रखना है, ये बाघ परियोजना भी है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है। राजस्थान में हरे कबूतर कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का में पाए जाते हैं। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके अलावा राजस्थान में हरे कबूतर कहाँ पर पाए जाते हैं? तिलोरा अजमेर और थावला नागौर, दो ऐसे स्थान है जहाँ पर भी जो है हरे कबूतर पाए जाते हैं। लेकिन अभ्यारण्य अगर पूछते हैं तो हमारा सही आंसर होगा कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? सरिस्का। ठीक है। उसके बाद यह नदी जो है भरतपुर में जाती है। अलवर के बाद कहाँ जाती है? अलवर के बाद नदी चली जाती है आपकी भरतपुर में। और प्यारे विद्यार्थियों, भरतपुर में इस नदी पर बना दी गई है एक झील। ये इस प्रकार से एक झील का निर्माण किया गया और झील का नाम है मोती झील। मोती झील दोस्तों, इस मोती झील की अगर बात करें तो इसको कहते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन।
भरतपुर की लाइफ लाइन कह दो या जीवन रेखा कह दो, बात एक ही है। तो भरतपुर की जीवन रेखा, जीवन रेखा। और इस भरतपुर की जीवन रेखा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जाट राजा सूरजमल ने। जाटों का अफलातून या जाटों का प्लूटो कहलाने वाला जाट राजा सूरजमल ने इस मोती झील का निर्माण करवाया। इस मोती झील से नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन युक्त नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल उत्पादित होते हैं, शैवाल उत्पादित किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त किए जाते हैं। नाइट्रोजन युक्त नील हरित शैवालों के बारे में अगर बात करते हैं तो आपका आंसर होगा मोती झील, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी झील से एक नहर निकाली है, ये एक नहर निकाली गई है और ये नहर जाकर के गिरती है सीधी एक दुर्ग है जिसकी खाई में, ये दुर्ग है। और इस दुर्ग का क्या नाम है दोस्तों? तो इस दुर्ग का नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए इस प्रकार से उस दुर्ग के चारों ओर खाई है और उस दुर्ग का नाम है लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर का कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में है। तो इस लोहागढ़ दुर्ग की खाई में ये जाकर के गिरती है। अब पूछ लिया जाए कि लोहागढ़ दुर्ग की खाई में कौन सी नहर गिरती है, यानी कि ये कौन सी नहर है? तो इसका नाम है सुजान गंगा नहर, सुजान गंगा नहर। ये सुजान गंगा नहर जो है जाकर के लोहागढ़ दुर्ग की खाई में गिरती है। उसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भरतपुर में ही क्या हो जाती है? भरतपुर में ही यह नदी विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, अच्छे से देखना। हम बात कर रहे हैं रूपारेल नदी के बारे में। रूपारेल नदी जिसको लश्वारी नदी भी कहते हैं और इसी नदी को वराह नदी के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय भाषा में इसको लश्वारी नदी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम होता है अलवर जिले की थानागाजी तहसील में उदयनाथ की पहाड़ियों से, और यहाँ से निकलने के बाद अलवर से निकली है तो अलवर में प्रवाहित होगी, अलवर में प्रवाहित होती है। और अलवर में एक अभ्यारण्य है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, जो राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना भी है, इसको बाघ परियोजना भी घोषित किया गया है। तो यहाँ इसके बीच से प्रवाहित होती है ये, और इसके मध्य से प्रवाहित होते हुए जाती है और अलवर के बाद चली जाती है भरतपुर जिले में। भरतपुर में इस नदी पर एक एक झील बनाई गई है। उस झील का नाम है मोती झील। और ये मोती झील जिसका निर्माण जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातून कहा जाने वाला, किसको कहते हैं? जाट राजा सूरजमल को। तो 1733 में इन्होंने इसका निर्माण करवाया। और यह झील जो है भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन के नाम से भी जानी जाती है। तो भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन भी इसको कहते हैं। इस झील से नाइट्रोजन युक्त नील हरित शैवाल उत्पादित किए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। नाइट्रोजन युक्त नील हरित शैवाल कौन सी झील से? मोती झील से। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो इस मोती झील से एक नहर निकाली है जिस नहर का नाम है सुजान गंगा। और ये सुजान गंगा नहर जाकर के कहाँ गिरती है? लोहागढ़ दुर्ग की खाई में गिरती है। क्योंकि दोस्तों पहले जो है दुर्गों को सुरक्षा की दृष्टि से जो है मैं कह सकता हूँ कि कोई पर्वत पर बना होता था, कई दुर्ग ऐसे होते थे जो जंगल में, कई दुर्ग ऐसे होते थे जिनके चारों तरफ रेत के टीले होते थे, कई दुर्ग ऐसे होते थे जिनके चारों तरफ जो है पानी भरा होता था। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को जो है 9 प्रकार का या फिर 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। इसमें से ये जो दुर्ग है जिसके चारों तरफ खाई होती थी और उसमें पानी भर दिए जाते थे, पानी भर दिया जाता था, तो खाई जिसके चारों तरफ खाई होती थी उसे पारीख दुर्ग कहते थे। और जिसके चारों तरफ दीवार होती थी उसको पारीद दुर्ग कहते थे। जो गिरी पर बना होता था, मतलब पर्वत पर बना होता था, उसको गिरी दुर्ग कहते थे। जो जंगल में बना होता था या जिसके कांटेदार बाढ़ होती थी उसको जो है अरण्य दुर्ग कहते थे। और जो दुर्ग चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता था उसको जल दुर्ग के नाम से जानते थे। जबकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ रेत के बड़े बड़े टीले विस्तृत हैं उसको कहा जाता था धानवद दुर्ग। ऐसे जो है दुर्ग होते थे। तो ऐसे में इसकी जो खाई थी उसमें कहाँ से जल जाता था? सुजान गंगा से जाता था। तो ये थी हमारी रूपारेल नदी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही आपको ये भी बताना है कि अब अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, तो टॉपिक ज़रूर बताएं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही आप लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।